नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं अनिक कुमार पांडे एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके सामने डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस गोपालगंज की तरफ से एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। तो जैसा कि अभी आप सभी जानते हैं कि हमारे केमिस्ट्री के सेशन चल रहे हैं क्लास 10th के, और इस वक्त हम जो चैप्टर अपना कंटिन्यू करने जा रहे हैं वो है मेटल्स एंड नॉन मेटल यानी धातु और अधातु। और इस पार्ट से पहले इसके 3 पार्ट्स ऑलरेडी हो चुके हैं, तो जो भी स्टूडेंट्स हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं तो वो पहले मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वो पहले 3 पार्ट जो हमने रिकॉर्डिंग मोड में अवेलेबल होंगे यूट्यूब पे, आप प्लेलिस्ट में जाके उसको इजीली से एक बार देख सकते हैं, क्योंकि उन 3 क्लासों में ही हमने अभी तक का जो आज की क्लास में डिस्कस करने जा रहे हैं उसका बेस सेट किया है। तो एक बार आपकी इस पार्ट को समझने से पहले आपको अगर उन पार्टों को आप देख लेते हैं तो आपको काफी ही आसानी होने वाली है। चलिए बिना समय को बर्बाद करते हुए, कल हमने इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना की बात की थी और कल हमने देखा था कि जब किसी तत्व के रासायनिक प्रतीकों के चारों ओर उसके संयोजी इलेक्ट्रॉनों को या तो बिंदु से या क्रॉस के रूप में दर्शाया जाता है तो उसी संरचना को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। और अभी हम इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना में आयनिक बंध जो है, यानी कि जो हमारे आयनिक बॉन्ड है उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। और मैंने आपको बोला था कि हमने कल कुछ उदाहरण भी डिस्कस किए थे और मैंने आपको बोला था कि जब हम नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो मैं आपको एक उदाहरण और बताऊंगा। उसके बाद आज हम चलने वाले हैं धातुओं की प्राप्ति पे, कि किस तरीके से हम मेटल्स को प्राप्त करते हैं, किन चीजों से प्राप्त करते हैं उस पर बात करने वाले हैं। लेकिन नए टॉपिक पे जाने से पहले एक बार मैं एक क्वेश्चन के थ्रू आपका रिकेप कराऊंगा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर और इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना का। तो आज जो हम यौगिक देखने वाले हैं वो है मैग्नीशियम ऑक्साइड। हम सभी जानते हैं कि मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो फॉर्मूला होता है वो MgO होता है। अब मैग्नीशियम मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक होता है 12। मैग्नीशियम का मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक होता है 12, उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 12। ये सब हम कैसे परमाणु क्रमांक परमाणु संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है ये हम क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। तो मैग्नीशियम, अब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने वाले हैं KLMN की फॉर्म में। और जहां पे हम पाएंगे कि मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट शेल यानी बाह्यतम कक्ष में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो कितनी दिखाई दे रही है आपको? 2। ठीक उसी प्रकार हम ऑक्सीजन को देखने वाले हैं। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8 और ऑक्सीजन में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी वो भी होगी 8, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो बराबर होती है किसके? जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो बराबर होती है परमाणु संख्या के। तो यहाँ पे हम ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अगर हम लिखने जाएंगे तो वो हो जाएगा 2 6। और यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल यानी बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो कितनी है? 6। और हमने कल काफी विस्तार पूर्वक चर्चा की थी कि बाह्यतम कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं यानी जो आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वही किसी बंध के निर्माण के लिए उत्तरदायी होते हैं, यानी जो आयनिक यौगिकों का निर्माण होता है वो आयनिक बंध से होता है। और जो आउटर मोस्ट शेल यानी जो बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन होते हैं वही बॉन्ड फॉर्मेशन यानी बंध के निर्माण में पार्टिसिपेट करते हैं। तो कल हमने सीखा था कि कैसे इलेक्ट्रॉनों को या तो बिंदु या क्रॉस की सहायता से दर्शाया जाता है। तो मैग्नीशियम में अभी हमने देखा कि बाह्यतम कक्ष में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या वो कितनी दिखाई दे रही है? 2। तो हमने क्या पढ़ा इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना में कि किसी तत्व के प्रतीक के चारों तरफ उसके बाह्यतम कक्ष में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है उसी को जब दर्शाया जाता है तो वहीं से निर्माण होता है इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना या इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर का। ठीक उसी प्रकार अगर हम ऑक्सीजन की अगर हम बात करें ठीक उसी प्रकार अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो एक काम करते हैं, जो मैग्नीशियम के इलेक्ट्रॉन है इसको हम क्रॉस से दिखा देते हैं। किससे? क्रॉस से। और जो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको हम एक बार दिखा देते हैं डॉट से। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि हम दोनों तरीके से दिखा सकते हैं इलेक्ट्रॉन को, डॉट से भी और क्रॉस से भी। अंतर समझ में आए कि कौन सा मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉन है और कौन सा ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन है, इसलिए मैंने ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉनों को बिंदु की सहायता से दर्शा दिया है। 6 बाह्यतम कक्ष में 6 इलेक्ट्रॉन है। अभी हमने जब हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा उस पर हमने देख लिया
अब तो जैसा कि आपको मैंने ऑक्टेट रूल और अष्टक नियम बताया था, और वहां पे ये बताया था कि कोई भी तत्व स्टेबल होने के लिए, स्थिर होने के लिए, वो चाहता है कि उसके बाध्यम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाए, 8। तो मैग्नीशियम के पास बाध्यम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन से कितने अधिक हैं, 2। और हमने एक बात भी की थी कि जो धातु होता है, यानी जो मेटल होते हैं, वो डोनर होते हैं इलेक्ट्रॉन के, यानी इलेक्ट्रॉन के दाता होते हैं। वहीं अगर हम अधातु की बात करें या नॉन मेटल की बात करें, तो वो रिसीवर होते हैं, यानी ग्रहण करते हैं किसको, इलेक्ट्रॉनों को। तो ऑक्टेट यानी अष्टक पूरा करने के लिए मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन कम है। तो इसी यहीं से शुरुआत होती है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि आयनिक बंध का निर्माण इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से होता है। तो यहां से पे जो मैग्नीशियम से जो 2 इलेक्ट्रॉन है, वो ऑक्सीजन के पास चले जाएंगे। अब ध्यान से समझिएगा किस तरीके से इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर यानी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना का निर्माण हो रहा है। तो हमने ये भी बात की थी कि जो इलेक्ट्रॉन को देता है, जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, उस पे धनायन यानी कैटायन आता है। तो मैग्नीशियम ने अपने 2 इलेक्ट्रॉनों को ऑक्सीजन की तरफ स्थानांतरित किया है, इसीलिए मैग्नीशियम पे 2+ चार्ज आया है। वहीं अगर हम बात करें वहीं अगर हम बात करें ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन के पास उसके 6 इलेक्ट्रॉन पहले से मौजूद थे, लेकिन जब उसने मैग्नीशियम से 2 और इलेक्ट्रॉनों को प्राप्त कर लिया, तो अब उसके बायतम कक्ष में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या वो कितनी हो चुकी है, वो 8 हो चुकी है। और ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज आएगा, कैसा चार्ज हम दिखाएंगे ऑक्सीजन के ऊपर, अगर मैग्नीशियम के ऊपर अगर हमने 2+ दिखाया है, तो ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है, तो ऑक्सीजन के ऊपर 2- का चार्ज आएगा, यानी कि उसने 2 इलेक्ट्रॉन प्राप्त किए हैं। इस चीज को ध्यान रखना है। और यहाँ पे हमारे पास तैयार है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर या इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना का निर्माण कुछ इस प्रकार से होता है। तो हमने इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझ लिया, और कल हम इसके बारे में काफी डिस्कस कर चुके थे। मैंने आपको बोला था कि हम आज एक उदाहरण और डिस्कस करेंगे, वो ये उदाहरण है, आप इसको देख सकते हैं। आइए चलते हैं अब अपने आज के टॉपिक की शुरुआत। आज हमें यहाँ से शुरुआत करना है। अभी तक पिछले 7-8 मिनट में जो डिस्कस किया वो लास्ट क्लास का एक एग्जाम्पल था, जो मैंने आपको दोबारा समझाया। आज हमको शुरुआत करनी है धातुओं की प्राप्ति और उनके स्रोत क्या क्या हो सकते हैं, मतलब जो मेटल हैं उन्हें हम किन किन स्रोतों से प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, तो जो हम सभी जानते हैं कि अर्थ यानी पृथ्वी पर 3 लेयर होती हैं, क्रस्ट, मेंटल, कोर। तो उसमें जो भूपर्पटी होती है, कौन सी होती है, भूपर्पटी होती है, उसी में अधिकांश धातुएं पाई जाती हैं। जो अर्थ का जो क्रस्ट है, जो कि जिसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं, अर्थ क्रस्ट पे, तो उसमें अधिकांश मतलब आधे से ज्यादा धातुएं हमारे अर्थ के क्रस्ट पे पाई जाती हैं, जिसमें यहाँ पे कुछ उदाहरण भी आप देख पा रहे होंगे। एल्यूमिनियम, आयरन। अब देखिए एल्यूमिनियम, डायरेक्ट आपको एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्ट नहीं होगा। अगर हम नेचर की बात करें तो हमको अर्थ क्रस्ट से एल्यूमिनियम फ्री स्टेट में नहीं मिलेगा। एल्यूमिनियम हमें प्राप्त होता है बॉक्साइट के फॉर्म में, लोहा यानी आयरन हमें प्राप्त होता है हेमेटाइट की फॉर्म में। इसी प्रकार मतलब सभी तत्व जो या सभी जो धातुएं होती हैं वो मुक्त अवस्था या फ्री स्टेट में नहीं पाई जाती, वो किसी ना किसी मिश्रित अवस्था या कंबाइंड स्टेट में होती है। और इसी में हम ये भी पढ़ने वाले हैं कि कैसे धातुओं को उनके, अभी हम ओर पे बात करेंगे, और जब हम खनिज इसी स्लाइड पे आने वाले खनिज और ओर पे, तो हम ये बात करें कि कैसे मेटल्स को उनके ओर से एक्सट्रैक्ट करने के लिए कुछ पर्टिकुलर मेथड का यूज किया जाता है। इसी प्रकार कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, ये भी धातुएं कहाँ पाई जाती हैं, अर्थ के क्रस्ट पे। तो भूपर्पटी ही, ये बात मैंने आपको पहले ही बता दी कि जो भूपर्पटी है वही जो अधिकांश धातुओं का स्रोत है। लेकिन भूपर्पटी के अलावा समुद्र के पानी में धातुएं, समुद्र के पानी में धातुएं डिसॉल्व सॉल्ट यानी जो घुले हुए लवण के रूप में पाया जाता है, जिसमें सोडियम क्लोराइड सबसे, मैंने बताया था आपको कि जब भी सॉल्ट की बात आएगी, जब भी लवण की बात आएगी, सबसे पहला उदाहरण जो हमारे दिमाग में आता है वो है सोडियम क्लोराइड, कॉमन सॉल्ट।
या टेबल सॉल्ट भी जिसको हम बोलते हैं। तो सोडियम और मैग्नीशियम जैसी धातुएं समुद्र के पानी में किस रूप में पाई जाती है? आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, समुद्र का पानी सोडियम क्लोराइड जैसे घुलनशील जो और भी कुछ सॉल्ट्स होते हैं उनका प्रमुख स्रोत है। तो सोडियम क्लोराइड एक काफी इंपॉर्टेंट सॉल्ट है जो कहाँ से प्राप्त होता है हमको? समुद्र के पानी से। अब आते हैं मेन क्वेश्चन जो हमारा है कि खनिज क्या होते हैं जिससे हम मेटल को प्राप्त कर। सबसे पहले ही समझना है आपको कि खनिज वे प्राकृतिक पदार्थ है जिनमें धातुएं पाई जाती हैं। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि खनिज वो प्राकृतिक प्राप्त वो है पदार्थ जहां पे हमको मेटल मिल रहा है, धातु हमको प्राप्त हो रही है। लेकिन अयस्क क्या है? तो वे खनिज जिनसे धातु को आसानी से और आर्थिक रूप से निकाला जा सकता है, मतलब कम से कम खर्च में निकालने का प्रयास होता है। तो जहां जिन खनिजों से हम धातु को निकालते हैं वो होते हैं आपके अयस्क। तो वे प्राकृतिक पदार्थ जिनमें धातुएं पाई जाती हैं वो खनिज हो गए, और अयस्क क्या है? जिनसे धातुओं को आसानी से या निकाला जाता है, उसी को हम बोलते हैं अयस्क। अयस्क के बारे में हम और भी चर्चा करने वाले हैं, और हम इसी आज की क्लास में ही जब हम बात करने वाले हैं कैसे खनन होता है, कैसे अयस्कों का सांद्रण होता है, कैसे धातुओं का निष्कर्षण होता है, और फिर कैसे धातुओं का शोधन होता है। हम एक एक करके आज की क्लास में ही निष्कर्षण, सांद्रण और शोधन यानी रिफाइनिंग, आपका एक्सट्रैक्शन, रिफाइनिंग, इन सभी पे काफी डिटेल में बात करने वाले हैं। आइए, भूपर्पटी अर्थ क्रस्ट के मुख्य स्रोत वो हमने बात कर ली है, खनिज और अयस्क, ये हम इस पे बात कर चुके हैं। आइए, प्रमुख अयस्क जैसे ऑक्साइड हो गया, आपका हेमेटाइट हो गया, आयरन का, जो हमने बॉक्साइट बात की थी, एल्यूमिनियम की, इस पे चर्चा करने आएंगे। लेकिन हम बात करने वाले हैं महत्वपूर्ण धातुओं की, जो हमने चैप्टर नंबर 1 में जब हमने रासायनिक अभिक्रिया समीकरण के बारे में पढ़ा था तो हमने वहां पे क्रियाशीलता श्रेणी पढ़ी थी, और उस क्रियाशीलता श्रेणी में मैंने आपको कुछ महत्वपूर्ण धातुओं के बारे में बताया था। तो आज जो हम डिस्कशन करने वाले हैं उन्हीं धातुओं को करने वाले हैं जो लगभग क्रियाशीलता श्रेणी में पाए जाते हैं। तो एक बार फिर से मैं आपके सामने क्रियाशीलता श्रेणी लेकर आया हूं, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड। हाइड्रोजन धातु नहीं है, लेकिन ये मैंने आपको चैप्टर 1 में बताया था कि ये अलग करती है ज्यादा रिएक्टिव धातु, यानी जो अधिक क्रियाशील धातु को कम क्रियाशील धातु को सेपरेट करने के लिए उसको हमने इस सीरीज में रखा है। और उसी के बाद कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड। तो ये हैं हमारी कुछ महत्वपूर्ण धातुएं जो हमने अपनी क्रियाशीलता श्रेणी यानी रिएक्टिविटी सीरीज में पढ़ी थी। अब इन धातुओं को, यानी जो भी हमारे पास क्रियाशीलता श्रेणी में जितनी भी धातुएं हमारे पास मौजूद हैं, इनको हम 3 श्रेणियों में बांटकर इनके एक्सट्रैक्शन यानी इनके जो सांद्रण होता है, जो इनको प्राप्त किया जाता है इनके अयस्कों से, तो हम इसको 3 हिस्सों में 3 हिस्सों या 3 श्रेणियों में बांटकर पढ़ने वाले हैं। सबसे पहली श्रेणी हमने रखी है अधिक क्रियाशील धातुओं की, जिसमें आपका सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और पोटेशियम भी होगा। तो जो हमारी शुरू की जो 5 धातुएं यहाँ पे क्रियाशीलता श्रेणी में दिख रही हैं, ये काफी अधिक क्रियाशील होती हैं। तो इनके एक्सट्रैक्शन यानी जो इनके निष्कर्षण के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, तो इनको हम एक साथ पढ़ेंगे। उसके बाद हमने मध्यम क्रियाशील धातुएं, जिसमें आपका जिंक, आयरन और लेड, कौन कौन सी? जिंक, आयरन और लेड है, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। यानी कि जो बीच की क्रियाशील मतलब मध्यम क्रियाशील धातुएं जिंक, आयरन और लेड के बारे में हम पढ़ेंगे मध्यम क्रियाशील में। वहीं अगर हम सबसे ज्यादा अधिक क्रियाशील धातुओं की बात करें, तो जो लास्ट में हमारे पास धातुएं बच रही हैं, जिसमें सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, प्लेटिनम वगैरह जैसी धातुएं होती हैं जो बहुत ही कम क्रियाशील होती हैं, इनको हम तीसरे पॉइंट में पढ़ने वाले। तो हमने 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है अपने जो भी हमारी क्रियाशीलता श्रेणी में धातुएं यानी जो मेटल हमारे पास उपस्थित थे, उसको हमने 3 श्रेणियों में विभाजित
कर दिया है। और सबसे पहले हम इनको प्राप्त करना, उसके बाद किस तरीके से रिफाइन करना, इन सब पे हम चर्चा करने वाले हैं। सांद्रण, भर्जन, निस्तापन, अपचयन, परिशोधन, सब पे हम डिटेल में बात करते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले पॉइंट से, जिसमें हम बात करने वाले हैं अयस्कों के सांद्रण पे। यानी सबसे पहले आप देख ही चुके हैं कि जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बता ही दिया था कि हम इसको कितनी श्रेणियों में बांटकर पढ़ने वाले हैं। 3 श्रेणियों में, जिसमें आप देख पा रहे होंगे अधिक क्रियाशील, इसमें पोटेशियम भी होगा। अधिक क्रियाशील को प्राप्त करने के लिए हम अलग विधि का प्रयोग करते हैं। वहीं अगर हम मध्यम क्रियाशील की बात करें, अगर हम मध्यम क्रियाशील धातुओं की बात करें तो इनको प्राप्त करने के लिए हम अलग विधि का प्रयोग करते हैं। और कम क्रियाशील धातुओं को, जिसको मैंने यहाँ पे लिस्ट किया है, उसके लिए अलग विधि का। अब इन्हीं विधियों पर हम एक एक करके चर्चा करने वाले हैं। आइए चलते हैं, शुरुआत करते हैं। सब पहले आप समझिए, अब उसको एक मैं अयस्कों, उन धातुओं को उनके अयस्कों से प्राप्त करने के लिए हमारे पास ये एक वही चार्ट है जो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया था कि कैसे हम इसको 3 हिस्सों में बांटकर पढ़ने वाले हैं। जिसमें आप देख रहे होंगे जो उच्च अभिक्रियाशील धातुएं होती हैं, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, इनको गलित अवस्था में विद्युत अपघटन से ही हम इसकी शुद्ध धातु को प्राप्त कर लेते हैं। जिसमें हम देखेंगे कि कैसे जो इलेक्ट्रोड हमारे पास दो होते हैं, कैथोड और एनोड, तो जो धातुएं होती हैं वो कैथोड पर, और जो अधातुएं होती हैं यानी जो नॉन मेटल होते हैं वो एनोड पर कैसे इकट्ठा होता है, अभी आगे हम इस पे बात करेंगे। ठीक उसी प्रकार मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं, यानी कि जहाँ पे अगर हम जिंक, आयरन और अगर लेड की बात करें तो ये हमें दो रूपों में प्राप्त होती हैं उनके अयस्कों से। एक होती है कार्बोनेट की फॉर्म में और एक होती है सल्फाइड की फॉर्म में। हमारे पास दो रूपों में या दो उसमें श्रेणियों में हम इसको बांट सकते हैं। और दोनों से धातु को प्राप्त करने का जो प्रोसेस है, यानी जो मेथड है, जो अभिक्रिया है, वो उनकी अलग अलग होगी। जैसे अगर कार्बोनेट के अयस्क से हमें धातु प्राप्त करना है तो उसके लिए हम निस्तापन विधि का प्रयोग करेंगे। वहीं अगर हम सल्फाइड अयस्क से अगर हमें धातु को प्राप्त करना है तो हम भर्जन विधि का प्रयोग करेंगे। क्या होती हैं ये विधियां, किसमें ऑक्सीजन, किसमें वायु या ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, किसमें नहीं होती है, इस पे हम आगे डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। वहीं अगर अधिक अभिक्रियाशील यानी सॉरी जब निम्न अभिक्रियाशील, जो बहुत लेस रिएक्टिव जो हमारे पास मेटल्स होते हैं, यानी जो कम या निम्न अभिक्रियाशील धातु होती हैं, उनको हम कैसे प्राप्त करते हैं उस पे हम बात करने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं अधिक अभिक्रियाशील, उच्च अभिक्रियाशील, यानी जो हाईली रिएक्टिव, यानी कि हम किसकी बात कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे क्रियाशीलता श्रेणी में जो पहले 5 हमारे पास धातु हैं वो उच्च अभिक्रियाशील यानी हाईली रिएक्टिव होती हैं। क्या होती हैं? हाईली रिएक्टिव होती हैं। तो इनको प्राप्त करने के लिए हम इनके गलित अयस्कों का, मतलब जो इनकी पिघली हुई अवस्था होती है, जलीय अवस्था की बात नहीं हो रही है। देखिए गलित और जलीय में थोड़ा अंतर होता है। गलित मतलब उनकी पिघली हुई, गली हुई अवस्था, और जलीय विलयन तो बिल्कुल मतलब एक द्रव अवस्था को कहा जाएगा। तो सोडियम क्लोराइड, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो समुद्र के पानी में सोडियम होता है वो उसके लवण के रूप में होता है, यानी सॉल्ट के रूप में होता है, NaCl। अगर वहां से हमको सोडियम को एक्सट्रैक्ट करना है, यानी सोडियम का निष्कर्षण अगर हमें करना है, तो उसके लिए हम विद्युत अपघटन, किसका? विद्युत अपघटन का प्रयोग करने वाले हैं। और आपको बिल्कुल डाउट नहीं होना चाहिए, विद्युत अपघटन के बारे में हमने पढ़ा था कि अपघटन चैप्टर 1 में जब हमने पढ़ा है तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि अपघटन जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं, विद्युत अपघटन, ऊष्मीय अपघटन और प्रकाशीय अपघटन। तो यहाँ पे किस अपघटन की किस विधि का प्रयोग किया जा रहा है? यहाँ पे अपघटन की विद्युतीय यानी इलेक्ट्रिसिटी को पास किया जाता है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे सोडियम क्लोराइड किस अवस्था में है? गलित अवस्था में है। किस अवस्था में है? गलित अवस्था में है। तो यहाँ पे जब इसका इलेक्ट्रोलाइसिस यानी इलेक्ट्रिसिटी जब इसमें पास की जाती है तो कैथोड, हमने अभी पहले भी चर्चा कर रखी है कि जो हमारे पास इलेक्ट्रोड, हमने कक्षा 8 में काफी विस्तार पूर्वक पढ़ा था इलेक्ट्रोड्स के बारे में, जिसमें जहाँ पे हमने
देखा था कि हमारे पास दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, कैथोड और एनोड। तो इस विद्युत अपघटन का जो सेटअप है, इसमें जो हमारा कैथोड होता है, जो हमारा कैथोड होता है और ये हमारा एनोड है, तो जहां हमारा कैथोड होता है वहां पर हमको धातु की प्राप्ति होती है। वहीं अगर हम बात करें एनोड पे, तो वहां पे जो भी हमारा अधातु होगा वो किस पे इकट्ठा होगा, एनोड पे। तो इस अभिक्रिया द्वारा हम अपने, यहाँ पे मैंने जो लवण का उदाहरण लिया वो सोडियम क्लोराइड था। इसी प्रकार मैग्नीशियम के सॉल्ट से मैग्नीशियम की प्राप्ति हो सकती है, जिसमें मैग्नीशियम किस पर मिलेगा हमको, कैथोड पे मिलेगा। और जबकि जो भी उसके जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड की अगर हम बात करें, तो क्लोरो जो मैग्नीशियम हमारा कैथोड पर होगा, जैसे यहाँ पे सोडियम कैथोड पे है, ठीक उसी प्रकार वहाँ मैग्नीशियम कैथोड पे होगा। एनोड की बात करें तो यहाँ क्लोरीन एनोड पे है, तो अगर मैग्नीशियम क्लोराइड में वहां पे भी क्लोरीन ही एनोड पर होगा। ये आपको ध्यान रखना है कि इस प्रकार से जो भी है, अब ये मैंने एक उदाहरण यहाँ पे सोडियम के लिए लिया था, ठीक इसी प्रकार अगर पोटेशियम होगा, कैल्शियम होगा, मैग्नीशियम होगा या एल्यूमिनियम के भी अगर सॉल्ट हैं, तो उनसे भी अगर इनको इनके शुद्ध धातुओं को अगर प्राप्त करना है, तो इसी विद्युत अपघटन विधि के द्वारा ही हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा, अयस्क के जलीय विलयन में विद्युत अपघटन संभव नहीं है। अधिक ध्यान समझिएगा, इन धातुओं के केस की बात हो रही है। जो उच्च अभिक्रियाशील धातुएं हैं, उनके केस में उनके अयस्कों के जलीय विलयन में विद्युत अपघटन संभव नहीं होता। इसको आपको याद रखना है। चलते हैं, तो अभी हम बात कर चुके हैं किस पे, हम बात कर चुके हैं जो उच्च क्रियाशीलता यानी जो हाईली रिएक्टिव जो हमारे पास धातुएं थी, उन पे हमने चर्चा की थी। आज हम चर्चा करेंगे, अब अगली स्लाइड में हम चर्चा करेंगे जो मध्यम यानी कि जो क्रियाशीलता श्रेणी यानी रिएक्टिविटी सीरीज में जो मिडिल में आती है, मिडिल मतलब मध्यम उस पे आती हैं, तो उस पे चर्चा करने वाले हैं। और वो कौन सी धातुएं थी, वो तीन धातुएं हमने अभी देखी थी कि जिंक, आयरन और लेड, यानी कि Zn, Fe और Pb, जो हमारे पास क्रियाशीलता श्रेणी में बिल्कुल मिडिल में यानी मध्यम क्रियाशील प्रवृत्ति की होती हैं, उनको हम किस तरीके से प्राप्त करते हैं। तो उदाहरण में जिंक से लूंगा। देखिए आप समझिए, हम किसी भी एक धातु के उदाहरण से आपको समझाने का प्रयास करेंगे, तो जो भी विधियां उस एक धातु या उस एक मेटल के लिए एप्लीकेबल होंगी, ठीक उसी प्रकार बाकी धातुओं के लिए भी वही विधि लागू होगी। तो हम शुरुआत करते हैं जिंक से। तो जिंक हमें किस रूप में मिल सकता है, अयस्कों में जिंक जो है वो किस रूप में प्राप्त होगा हमको। आप ध्यान से देखिएगा पहले स्लाइड को, जो जिंक है हमारा वो हमको मिलेगा या तो सल्फाइड की फॉर्म में या कार्बोनेट की फॉर्म में। किस किस फॉर्म में, जिंक हमें या तो जिंक सल्फाइड की फॉर्म में मिलेगा या जिंक कार्बोनेट की फॉर्म में मिलेगा। यही हमने शुरुआत में डिस्कस किया था जब फ्लो चार्ट वगैरह वहां पे था। तो अब देखिए, दोनों से जिंक को प्राप्त करने का जो विधि है, जो मेथड है, वो अलग है। तो पहले हम आते हैं सल्फाइड पे। तो सल्फाइड से जो जिंक प्राप्त करने की जो विधि है, उसमें हमें आवश्यकता होती है किसकी, उसमें हमें आवश्यकता होती है ऑक्सीजन की। किसकी आवश्यकता होती है, यानी अगर हम बात करें रोस्टिंग की और भर्जन की अगर हम बात करें, तो वहां पे हमको आवश्यकता होती है किसकी, ऑक्सीजन की। वहीं दूसरी तरफ, अच्छा दूसरी तरफ बाद में आएंगे। तो यहाँ पे पहले सल्फाइड ओर से रोस्टिंग यानी भर्जन विधि के द्वारा मेटल को प्राप्त किया जाता है, धातु को प्राप्त किया जाता है, जिसमें आपको क्या चाहिए, उसके सल्फाइड ओर को वायु की उपस्थिति में, किसमें, वायु की उपस्थिति में यदि हम उसमें ऊष्मा प्रवाहित कर रहे हैं, तो वो हमें किस फॉर्म में प्राप्त होगा, ऑक्साइड की फॉर्म में। किस फॉर्म में, ऑक्साइड की फॉर्म में वो हमको मिल जाएगा, और सल्फर डाइऑक्साइड गैस आपको रिलीज हो जाएगी। और उसके बाद जो उसका ऑक्साइड हमको प्राप्त हुआ है, और उसके बाद उसका जो ऑक्साइड हमको प्राप्त हुआ है, उसका हम कार्बन द्वारा क्या करा देंगे, उसका हम कार्बन द्वारा अपचयन यानी कि रिडक्शन करवा देंगे। ध्यान रखना है आपको। तो कार्बन के साथ जब रिडक्शन कराएंगे, वही ऊष्मा हीट की प्रेजेंस में, तो हमारे पास आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि जो
जिंक मेटल है, यानी कि जो जिंक धातु है वो हमको प्राप्त हो गई है। तो सबसे पहले दोबारा एक बार समझिएगा ध्यान से कि इस विधि में सबसे पहले बात तो हमारे पास जो जिंक है वो किसकी फॉर्म में होगा, सल्फाइड की फॉर्म में होगा। अगर सल्फाइड ओर से हमें किसी भी धातु को अगर प्राप्त करना है तो हमें सबसे पहली बात तो वायु की उपस्थिति में उसको क्या करना, उसमें ऊष्मा प्रवाहित करनी पड़ेगी, हीट करना पड़ेगा। और सिर्फ इतना करने से ऐसा नहीं कि वो जिंक मिल जाएगा हमको, जिंक हमें मिलेगा अपने ऑक्साइड की फॉर्म में। और जब हमें जिंक ऑक्साइड की फॉर्म में प्राप्त हो गया तो हम उसका कार्बन द्वारा क्या कराएंगे, अपचयन, यानी रिडक्शन, रिडक्शन बाय कार्बन। और अपचयन क्या होता है इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 1, जब हमने रासायनिक अभिकरण समीकरण पढ़ा था। तो कार्बन द्वारा अपचयन से हमें यहाँ पे जिंक धातु प्राप्त हो चुकी है, और यहाँ पे बाय प्रोडक्ट में हमारे पास कार्बन मोनोक्साइड हमें मिली है, क्योंकि रिडक्शन में क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी होगी या हाइड्रोजन जुड़ेगा, तो यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो रही है जिंक ऑक्साइड में, तो यहाँ पे तो ये था एक विधि। वहीं अगर हम आते हैं अपनी दूसरी विधि की तरफ कि अगर हमें जिंक उसके कार्बोनेट के फॉर्म में मिला तो क्या होगा। जिंक हमें अगर उसके कार्बोनेट के फॉर्म में मिलेगा तो हम कैसे उसको प्राप्त करने वाले, तो उसके लिए हमारे पास जो मेथड है वो निस्तापन यानी कैल्किनेशन मेथड है। तो अब इसमें क्या करना है, इसमें वायु की आवश्यकता हमें नहीं है, या तो वायु अनुपस्थित हो या लगभग न के बराबर। तो या तो वायु की उपस्थिति इसमें हमें नहीं चाहिए। जिंक कार्बोनेट को केवल वायु की अनुपस्थिति में इस बात पर ध्यान देंगे, या तो सीमित वायु सीमित हो, नहीं तो ना हो, इसको हीट करेंगे तो यहाँ पर भी जिंक हमको ऑक्साइड की फॉर्म में ही प्राप्त हो रहा है। और उसके बाद ठीक जिंक हमें ऑक्साइड की फॉर्म में मिल गया, फिर उसके बाद जिंक कैसे प्राप्त करेंगे, ठीक वही कार्बन द्वारा अपचयन के माध्यम से हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे एक और मेथड है, अधिक क्रियाशील धातु द्वारा भी रिडक्शन कराया जा सकता है। या तो हम कार्बन के द्वारा रिडक्शन करा दें, नहीं तो हम किसी अधिक क्रियाशील, जैसे हमने पढ़ा था कि एल्यूमिनियम किस में आ रहा था, अधिक क्रियाशील धातु में आ रहा था। तो जो अगर हमें अपचयन कराना है तो हम उस अधिक अभिक्रियाशील धातु द्वारा भी अपचयन को करा सकते हैं, क्योंकि हमने विस्थापन अभिक्रिया में पढ़ा है जो अधिक क्रियाशील धातु है वो कम क्रियाशील धातु को उसके लवण या उसके ऑक्साइड से हटा देता है, विस्थापित कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है। तो हम यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि मैग्नीज कम क्रियाशील है, एल्यूमिनियम ज्यादा क्रियाशील है, तो हम उसके इस विधि का भी प्रयोग यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारे पास। आपको ध्यान रखना है कि जो मध्यम क्रियाशील धातु हैं इनको दो अलग अलग रूपों में ये हमें, या दो अलग अलग श्रेणियों में, या सल्फाइड के रूप में अगर हमें मिलेंगे तो हमें किस विधि का प्रयोग करना है, किसमें वायु की उपस्थिति या ऑक्सीजन हमको चाहिए, किसमें वायु की आवश्यकता नहीं है, इसको ध्यान रखना है। पेपर में अंतर भी पूछता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रोस्टिंग एंड कैल्किनेशन, या व्हाट इज द डिफरेंस, या कि भर्जन और निस्तापन में क्या अंतर होता है, इसको आपको ध्यान रखना है। देखिए अगर आप समझेंगे तो मुश्किल नहीं है, क्योंकि हमने 3 श्रेणियों में बांट दिया। क्रियाशीलता श्रेणी में जितने भी तत्व हमारे पास थे हमने उसको 3 श्रेणियों में बांट दिया। अब 3 श्रेणियों को बांटने के बाद हमने उच्च क्रियाशीलता श्रेणी में क्या देखा था कि उनको केवल विद्युत अपघटन के द्वारा हम उससे धातु को प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें जो धातु है कैथोड पे और अधातु एनोड पर हमको सेपरेट मिल जाएगी, अलग अलग प्राप्त हो जाएगी। मध्यम क्रियाशील में हमारे पास 2 मेथड थे आपके पास, भर्जन और निस्तापन। जब सल्फाइड होगा तो किस विधि का प्रयोग करना है, कार्बोनेट होगा तो किस विधि का प्रयोग करना है, इसको आपको ध्यान रखना है। आइए चलते हैं अपने आखिरी आखिरी का मतलब जो हमने 3 श्रेणियों में बांटा था उसमें सबसे पहले हमने उच्च अभिक्रियाशील पे बात कर ली है, मध्यम अभिक्रियाशील पे बात कर ली है। अब हम बात करने वाले हैं कम अभिक्रियाशील धातुओं पे। तो यहाँ पे अभी ध्यान से देखिएगा आप, जैसे कम अभिक्रियाशील धातु में हमारे पास हमने कुछ उदाहरण देखे थे जिसमें हमारे पास कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर और गोल्ड थे। यही 4 धातु हमारे पास कम क्रियाशील में थी। तो अभी हम इसमें से, जैसे हम सब में कुछ कुछ उदाहरण ले रहे हैं, तो यहाँ पे जो हमने उदाहरण लिया है वो लिया है मर्करी और सिल्वर का। पहले उदाहरण में देखिए, इसको साधारण रूप से ऊष्मा की सहायता से, देखिए आप ध्यान से देखिएगा,
पहले ये हमें किस फॉर्म में मिल रहा है, मरकरी अपनी सल्फाइड की फॉर्म में है। किस फॉर्म में है, सल्फाइड में है। तो अभी हमने पढ़ा था, अभी हमने बात की थी कि जब कोई भी धातु अपने सल्फाइड में होगी तो उसको हम भर्जन भर्जन यानी कि रोस्टिंग विधि के द्वारा हम उसको आसानी से उसके ऑक्साइड में लेकर आ सकते हैं। वहां पे हमें वायु की उपस्थिति चाहिए होती है, मतलब वायु ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो आप देख पा रहे होंगे मरकरी अपने सल्फाइड में है, ऑक्सीजन वायु की उपस्थिति में हमने उसको अगर हीट किया तो वो अपने ऑक्साइड की फॉर्म में आ गया है। अब यहाँ पे अंतर क्या है, जो मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं थी उनको ऑक्साइड में परिवर्तित करने के बाद हम उनका अपचयन करा रहे थे, या तो कार्बन के द्वारा या किसी अधिक क्रियाशील के धातु द्वारा। यहाँ पे आपको अपचयन की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पे आप केवल गर्म करके भी उसके ऑक्साइड से आप धातु को प्राप्त कर सकते हैं। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे मरकरी ऑक्साइड है हमारे पास, और केवल हमने उसको क्या किया है, केवल हमने उसको हीट किया है। हीट हम सभी जानते हैं कि जो ट्रायंगल होता है वो सिंबल होता है किसका, हीट का। हीट करके हमने वहां पे मरकरी को क्या कर लिया है, प्राप्त कर लिया है। ठीक उसी प्रकार आइए सिल्वर का उदाहरण देखते हैं कि यहाँ सिल्वर भी अपने सल्फाइड की फॉर्म में है। तो यहाँ पर भी हमने क्या कराया, सबसे पहले रोस्टिंग यानी भर्जन करवाया है किसका, सिल्वर सल्फाइड का। ठीक है, अब सिल्वर सल्फाइड के भर्जन के द्वारा वो आ चुका है अपने ऑक्साइड में। और अभी हमने बात की थी जो कम क्रियाशील धातुएं होती हैं उनको उनके ऑक्साइड से सिंपल हीट यानी केवल गर्म करके भी उनकी धातुओं को हम प्राप्त कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख रहे होंगे कैसे हमने केवल सिंपल हीट करके ही उससे उनके धातुओं को प्राप्त कर लिया। अब प्रश्न ये आता है, सवाल ये आता है कि क्या इन विधियों के द्वारा जो हमें धातुएं प्राप्त हो रही हैं क्या वो पूरी तरह से शुद्ध है। सोचने वाली बात है कि क्या अगर हम इन विधियों के द्वारा जिन धातुओं को प्राप्त कर रहे हैं क्या वो पूरी तरह से शुद्ध है, क्या वो 100% प्योर है। तो इसका जवाब हमें मिलेगा हमारे नेक्स्ट टॉपिक में। और यहाँ पे यही है कि जो धातुएं हमें, जो भी हमने पीछे विधियां पढ़ी है, अब चाहे वो अधिक क्रियाशील धातुओं के लिए हो, मध्यम क्रियाशील धातुओं के लिए हो या उच्च क्रियाशील धातुओं के लिए हो, हमने जो भी विधियां पढ़ी हैं उनसे जो हमें धातुएं प्राप्त होती हैं वो पूरी तरीके से शुद्ध नहीं होती। हमें उसे फर्दर और कुछ रिफाइन या उनका परिष्करण करने की आवश्यकता होती है। रिफाइन करने की आवश्यकता होती है, उसी को हिंदी में हम बोलते हैं परिष्करण करने की आवश्यकता होती है। परिष्करण यानी रिफाइनिंग का क्या उद्देश्य है कि धातुओं को लगभग 99.9 देखिए 100% शुद्ध कर पाना संभव नहीं, हम कभी नहीं किसी भी चीज को भी नहीं कह सकते कि 100% शुद्ध है। तो हमारा मतलब जो भी जितना मैक्सिमम हम उसको प्योरीफाई यानी रिफाइन कर सकते हैं हमें वो करना होता है। तो परिष्करण का उद्देश्य यानी रिफाइनिंग ऑफ मेटल का जो ऑब्जेक्टिव है, एम है, वो होता है धातुओं को लगभग 99.9% तक शुद्ध कर देना। और शुद्ध करना का मतलब क्या है, जो उसमें अशुद्धियां हैं उसको हटाना। तो और एक चीज मैं आपको यहीं पे इसी स्लाइड में बता दूंगा कि एक होता है गैंग, जिसे हम हिंदी में गैंग बोलते हैं। तो जो धातुओं में जो अशुद्धियां पाई जाती हैं, जो अयस्कों में जो अशुद्धियां पाई जाती हैं जिसे हम मेथडों के द्वारा अलग करते हैं, उसी उसी उन्हीं अशुद्धियों को हम बोलते हैं गैंग। इसके बारे में आगे चर्चा होगी। अब धातुओं को रिफाइन करने के लिए किन किन मेथड का उपयोग कर सकते हैं, यहाँ पे हम इसके बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। कि यहाँ पे जो हमारा कैथोड पे जो धातु प्राप्त होगी वो क्या होगी, शुद्ध धातु होगी। तो हम धातुओं को रिफाइन करने के लिए विद्युत अपघटनी परिष्करण का उपयोग भी कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। और मैंने जब उच्च अभिक्रियाशील धातु यानी जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स के शुद्ध को एक्सट्रैक्ट करने का या उनके निष्कर्षण का जो मेथड बताया था वहां पे हमने इसके बारे में बात की थी। या फिर जो कम गलनांक की धातुएं होती है, जैसे यहाँ पे आप दो उदाहरण देख पा रहे होंगे, टिन और लेड यानी एसएन और पीबी की अगर हम बात करें तो इसमें अघुलनशील अशुद्धियां होती हैं। तो इसको हम केवल पिघला कर भी क्या कर सकते हैं, पिघली हुई धातु पिघला कर भी से हम शुद्ध धातु को प्राप्त कर सकते हैं। वहीं
हमारे पास एक और विधि है। कौन सी विधि? आसवन विधि या फिर डिस्टिलेशन। इसके बारे में हमने जब कक्षा 9 में हमारे आसपास के पदार्थ और क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, दूसरा चैप्टर जो हमने कक्षा 9 का पढ़ा था, तो वहां पे हमने आसवन विधि यानी डिस्टिलेशन के बारे में पढ़ा था। तो उस विधि के द्वारा भी, जिसमें वाष्पशील धातुओं जैसे जिंक और मरकरी की बात हो रही है, ध्यान दीजिएगा कि हर धातु को किसी एक ही पर्टिकुलर मेथड या एक ही विधि या एक ही मेथड के द्वारा हम सभी धातुओं को रिफाइन, परिष्करण उनका नहीं कर सकते। अलग अलग धातुओं के लिए हो सकता है हमें अलग अलग विधियों का प्रयोग करना पड़े। उदाहरण के लिए कोई धातु विद्युत अपघटन विधि से हमारे पास रिफाइन हो जा रही है आसानी से, तो किसी धातु को रिफाइन करने के लिए, अब कौन सी धातु है जो वाष्पशील होती है, क्या होती है? वाष्पशील धातुओं के लिए, जैसे जिंक और मरकुरी हमारे पास उदाहरण है, ऐसी धातुओं के लिए हम आसवन यानी डिस्टिलेशन विधि का प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें क्या रह जाती है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे आसवन विधि में अशुद्ध धातुएं पीछे ही रह गई, अशुद्ध धातुएं पीछे रह गई, और जो हमारे पास जो शुद्ध जिंक धातु थी वो हमने उसको वहां से रिफाइन कर लिया, उसका परिष्करण कर लिया। या फिर हम जोन रिफाइनिंग, यहाँ पे एक और मेथड दिया हुआ है कि अशुद्धियां पिघले हुए क्षेत्र में घुलनशील रहती हैं अत्यंत शुद्ध धातुओं जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम के लिए हम इसका उपयोग भी कर सकते हैं। मेथड बहुत सारे हैं रिफाइन करने के, कुछ मेथड आपको यहाँ पे बताए गए हैं, और कैसे अयस्कों का सांद्रण होता है, कैसे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल होता है, कैसे एक्सट्रैक्शन ऑफ ओर होता है, इसके बारे में हमने अभी विस्तार पूर्वक चर्चा की है। और आज हमने धातुओं की प्राप्ति के बारे में डिस्कस किया, और उम्मीद है कि जो भी पॉइंट हमने आज डिस्कस किए होंगे वो आपको क्लियर होंगे। आने वाली क्लास जो हमारी होने वाली है, जो नेक्स्ट क्लास हमारी होगी धातु और अधातु संबंधित, जो हमारा पार्ट 5 होने वाला है, वो पार्ट 5 लगभग 99% चांस है कि वो इस चैप्टर का आखिरी पार्ट होगा, जिसके बाद हम उसके एमसीक्यू क्वेश्चनों को भी डिस्कस करेंगे 6th पार्ट में। तो मेरा प्रयास रहेगा कि जो भी टॉपिक अब एनसीआर एज पर एनसीईआरटी रह गए हैं उसको मैं अगले पार्ट में लेकर आऊं। तो उम्मीद है जो आज आपको धातुओं के निष्कर्षण, धातुओं के परिष्करण और अयस्कों के सांद्रण यानी कि रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स के बारे में जो चीजें आपको बताई गई हैं वो आपको क्लियर होंगी। इन केस कोई भी डाउट रहेगा, क्योंकि देखिए ये थोड़ा सा रिएक्शन वाली चीज है, टेक्निकल चीज, टेक्निकल तो नहीं बोलेंगे इसमें, यहाँ पे रिएक्शन इन्वॉल्व है। इसमें क्या है, रिएक्शन इन्वॉल्व है, तो हो सकता है कि इस भाग को, जो आज हमारा पार्ट 4 भाग जो आपने देखा है, हो सकता है कि इसमें आपको कुछ चीजें जल्दी क्लियर ना हुई हो। उसके लिए आपके पास ऑप्शन है कि आप वीडियो को बार बार रिप्ले कर सकते हैं, क्योंकि पहली बार में कंफ्यूजन होगी, क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा कि कौन सी धातु के लिए हम कौन सी विधि का प्रयोग करें। तो उसी को सरल बनाने के लिए हमने धातुओं को क्या किया था, धातुओं को 3 श्रेणियों में बांट दिया था, जिसमें हमने देखा था हाईली रिएक्टिव जो मेटल्स होते हैं, यानी जो अधिक क्रियाशील धातुएं होती हैं, उसके लिए हम अलग विधियों का प्रयोग कर रहे थे। जहाँ पे हमने देखा सिंपल विद्युत अपघटन से हम उसको धातु को प्राप्त कर रहे थे। वहीं मध्यम क्रियाशील धातुओं के लिए वो हमको दो अलग अलग श्रेणियों में पाया जा रहा था, सल्फाइड की फॉर्म में, कार्बोनेट की फॉर्म में। तो सल्फाइड की फॉर्म के लिए से उस धातु को कैसे प्राप्त करना है उसके लिए अलग विधि है, उसमें कहीं ऑक्सीजन की आवश्यकता है। तो वहीं कार्बोनेट की फॉर्म की बात करें तो वहां पे ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं है, इस चीज को समझना है। और जो कम क्रियाशील धातुएं हैं उनको तो एक्सट्रैक्ट करने के लिए सिंपल मेथड है कि पहले उनको रोस्टिंग के द्वारा उनको उनके ऑक्साइड की फॉर्म में लेकर आइए, और ऑक्साइड से केवल उनको सिंपल हीटिंग, नॉर्मल हीट करके भी हम उनसे धातुओं को प्राप्त कर सकते हैं। तो उम्मीद है जो भी टॉपिक हमने आज की क्लास में डिस्कस किए हैं वो आपको समझ में आए होंगे। फिर हम अगली क्लास में फिर से आएंगे इसके एक और पार्ट के साथ, धातु और अधातु के पार्ट 5 के साथ हम अगली नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिए। धन्यवाद।